myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic relations. In relation I will discuss about the equivalence relation, what is the equivalence relation, and I will discuss another method of calculating the transitive closure of a relation, that is a Warshall's algorithm. Before moving ahead, I will discuss about the brief of the previous lecture. In lecture number 4, I have discussed about the composition of relations as well as the closure of relation. Now, before moving ahead, what is a transitive closure and how a Warshall algorithm is being used to calculate the transitive closure, we must understand what is the closure of a relation. अब closure of relation को हम क्या कह रहे हैं? अब हमारे पास किसी भी सेट ए से कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आने के बाद जब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, उस रिलेशन में अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसे कैसे रिफ्लेक्सिव बनाएं, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है हाउ टू मेक इट सिमेट्रिक, इफ इट इज नॉट ट्रांजिटिव देन हाउ टू मेक इट ट्रांजिटिव. बेसिकली एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर का मतलब ये है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर एक टर्म है. रिफ्लेक्सिव क्लोजर मतलब एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको हम रिफ्लेक्सिव कैसे बना सकते हैं. एक रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है उसको हम सिमेट्रिक क्लोजर के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम उसे सिमेट्रिक बना सकते हैं. एक ट्रांजिटिव रिलेशन जो कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. नाउ हाउ कैन वी मेक इट इज एज ट्रांजिटिव. दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. अब हम एक रिलेशन मतलब कोई भी एक ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्यूट करा, उसके बाद हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया. रिलेशन डिफाइन करने के बाद अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं उसे रिफ्लेक्सिव कैसे बना रहा हूं, दैट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर. अब उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरी रिफ्लेक्सिव की एक प्रॉपर्टी होती है ए रिलेशन ए. अगर सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो मुझे बट ऑब्वियस है एक रिलेशन में 1,1, 2,2 और 3,3 नाम की ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए. एग्रीड. तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, एक रिलेशन जो मुझे गिवन है उसका यूनियन मैं एक आइडेंटिटी रिलेशन के साथ कर दूं तो मुझे जो रिलेशन मिलेगा वो मेरा रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा. एग्रीड. मतलब अगर गिवन रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, उसको रिफ्लेक्सिव मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं उस रिलेशन में सिंपली यूनियन करूंगा एक आइडेंटिटी रिलेशन का. ऐसे ही अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन बी मतलब बी रिलेशन ए. अगर ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए भी होगा. उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, उसके लिए मुझे अगर कोई भी एक रिलेशन गिवन है उसका यूनियन परफॉर्म कर दूंगा उसके इनवर्स से. मतलब क्या, अगर 1,2 नाम की कोई ऑर्डर्ड पेयर है और 2,1 नाम की ऑर्डर्ड पेयर उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं यूनियन कर दूंगा उसका उसके इनवर्स के साथ, तो मेरे पास सारी वो पेयर आ जाएंगी जिसमें ए रिलेशन बी सेटिस्फाइड है तो बी रिलेशन ए भी होगा. तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्सिव को रिफ्लेक्सिव क्लोजर में कन्वर्ट करना मतलब आर यूनियन आइडेंटिटी रिलेशन. सिमेट्रिक बनाना मतलब आर यूनियन आर इनवर्स. अब आती है बात ट्रांजिटिव क्लोजर की. अब ट्रांजिटिव क्लोजर में हम क्या करते हैं, हमने ट्रांजिटिव क्लोजर में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन देखा. कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ए का बी से, बी का सी से, देन ए का सी से, ए रिलेशन बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी. तो हमने जो कि लास्ट लेक्चर में देखा था, हम उसमें सिंपली क्या कंप्यूट करते थे, आर स्क्वायर निकालते थे, आर कंपोजिशन आर. अब जब आर कंपोजिशन आर कुछ आया तो फिर हम आर क्यूब निकालते थे, आर स्क्वायर कंपोजिशन आर. फिर हम आर की पावर 4 निकालते थे, आर क्यूब कंपोजिशन आर. और तब तक कंप्यूट करते रहते थे जब तक मुझे या तो फाई रिटर्न हो जाए, मतलब कोई भी पेयर रिटर्न ना हो, या फिर हमारे पास एज इट इज हमारा जो रिलेशन आए उसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाए. अब ये तो मेरी एक मेथड होता था कंपोजिशन के थ्रू ट्रांजिटिव क्लोजर को कंप्यूट करना. आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम वार्शल्स एल्गोरिथम के थ्रू ट्रांजिटिव क्लोजर एक रिलेशन का निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है. तो सबसे पहले अगर देखें कि हमारे पास वार्शल्स एल्गोरिथम है क्या, लेट S be some finite set V1 up to Vn, that is
S be some finite set V1 up to Vn, and R be a relation from S to itself, then the adjacency matrix A for the relation R in terms of binary matrix defined as this. अब सिंपल हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम उसे वार्शल्स एल्गोरिथम के थ्रू ट्रांजिटिव क्लोजर कंप्यूट कर रहे हैं तो हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या बनाएंगे? हमारे पास एक ग्राफ के अंदर हमारे पास चीजें गिवन होंगी, इसका रिलेशन इससे, ठीक है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए ग्राफ गिवन नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है। ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है तो हम उस रिलेशन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं? अगर ए का रिलेशन डी से है, ए कॉमा डी कोई पेयर एग्जिस्ट करती है, देन इट इज 1, और अगर रिलेशन नहीं है देन इट इज 0। तो सिंपली हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर हमें एक रिलेशन गिवन है तो रिलेशन को सिंपली हमें ध्यान रखना है, जो पेयर्स गिवन है दैट इज 1 और जो पेयर्स गिवन नहीं है दैट इज 0। अगर मुझे ग्राफ की फॉर्म में कोई चीज गिवन है तो अगर ए से लेके डी तक की एज है, डायरेक्टेड एज है, तो मेरा 1 रिटर्न होगा, और अगर डायरेक्टेड एज नहीं है तो मेरा सिंपली 0 रिटर्न होगा, जो कि मैं यहां से भी बता पा रहा हूं कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इन केस देयर इज नो एज फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे। अगर वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे तक की कोई एज नहीं है तो 0, अदरवाइज 1 अगर कोई वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे तक की एज है तो यहां से सिर्फ मुझे इतना कंक्लूड करना है कि वार्शल्स एल्गोरिथम में मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूंगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या कि अगर वो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करती है तो 1, नहीं करती है तो 0। सेकेंडरी, अगर कोई चीज का ग्राफ मुझे गिवन है, इससे इस तक की एज है तो 1 और इससे इस तक की एज नहीं है तो सिंपली 0। अब वार्शल्स मेरी एक एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम सब्जेक्ट में भी होती है, जिसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। मोर और लेस सेम अप्रोच है, बट कुछ कुछ उस एल्गोरिथम को ध्यान रखते हो और कुछ कुछ यहां ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन को ध्यान रखते हो, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब पहले ये समझ लेते हैं वार्शल्स एल्गोरिथम का अप्रोच कैसे जा रहा होगा। द मेन आइडिया ऑफ वार्शल्स एल्गोरिथम इज टू फाइंड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे। अब यहां पाथ की क्यों बात हो रही है? अब एक चीज बताएं, जब हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के थ्रू ट्रांजिटिव क्लोजर निकालते हैं तो हम वहां पे जनरली बात क्या कर रहे थे कि ए का अगर बी से है और बी का सी से है तभी तो ए का सी से रिलेशन होगा। एग्रीड है? उसी चीज को हमें कैरी करना है। मतलब इसे ऐसे समझो कि एक तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि ए से लेके सी तक की कोई एज एग्जिस्ट करती है, हो सकता है ए से सी की डायरेक्टेड एज हो, ऐसा भी हो सकता ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ए से सी तक की कोई डायरेक्टेड एज नहीं है, फिलहाल ये लेके चलते हैं। लेकिन ए से सी मैं किसी और के थ्रू जा सकता हूं, जैसे ए से बी आया और बी से सी चले गया। अब इसको तो मैं ग्राफ की टर्म्स में सोच पा रहा हूं कि ए से बी आया, बी से सी चले गया, लेकिन अगर रिलेशन की टर्म्स में सोचूं तो कैसे? ए से बी और बी से सी, दिस इज ए रिलेशन बी, दिस इज बी रिलेशन सी। अब ये ए रिलेशन बी है और ये बी रिलेशन सी है, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब हो गया? ए रिलेशन सी। एग्रीड? तो इसी चीज को मुझे ध्यान रखना है कि अगर ए से सी का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं ए से बी गया, बी से सी गया, तभी तो ए से सी जा रहा हूं। एग्रीड है? तो बी मेरा इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स का रोल प्ले कर रहा है। सो बेसिकली जो मैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में वर्किंग कर रहा था कि मैं वहां ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, और ट्रांजिटिव क्या होता है? ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो ए रिलेशन सी होगा। मतलब सिंपली हम क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव मतलब ए रिलेशन ए, सिमेट्रिक मतलब ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव मतलब क्या? ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है तो ए रिलेशन सी होगा। तो हम उसी अप्रोच को हम एक वार्शल्स एल्गोरिथम के थ्रू समझने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम ट्रांजिटिव क्लोजर निकालते हैं। एग्रीड है? तो मेन आइडिया जो वार्शल एल्गोरिथम का इज टू फाइंड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे इफ। अब देखिए,
पहली कंडीशन आई एंड जे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन एज। अगर आई से जे तक की डायरेक्ट एज है तो मैं सिंपली 1 रिटर्न कर रहा हूं। भाई अगर आई से जे तक की डायरेक्टेड एज है तो सीधा सा मतलब हो गया ना, वो ऑर्डर्ड पेयर मेरी रिलेशन में एग्जिस्ट करती है। एग्रीड है। अब दूसरा पॉइंट, अगर आई से जे तक यूजिंग इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1, अब ध्यान देना इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 को यूज करते हुए आई से जे जा रहा हूं वाया 1, बिल्कुल जो मैं यहां पे एग्जांपल सोच रहा था। कैसे? आई से 1 गया, 1 से जे गया, आई से 1 गया, 1 से जे गया, देन आई टू जे चले गया ना, यही तो मेरा ट्रांजिटिव क्लोजर है। एग्रीड। इसी चीज से मैं एक्सटेंड करता हूं, इफ वी कैन रीच फ्रॉम आई टू जे यूजिंग इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 एंड और 2, मतलब 1 एंड 2 या 1 और 2, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आई से 2 गया, 2 से जे चले गया, हो सकता है। एग्रीड। और ऐसा भी हो सकता है कि आई से 1 गया हूं, 1 से 2 गया हूं और 2 से जे चले गया हूं। समझ पा रहे हैं? आई से 1, 1 से 2, तो आई से 1 और 1 से 2 पे आई से 2 रिटर्न हो गया, और आई से 2 और 2 से जे क्या रिटर्न हो गया? आई से जे। तो मतलब मैं यहां से सिर्फ इतना कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर आई से जे तक की डायरेक्टेड एज है देन इट इज 1, और अगर डायरेक्टेड एज नहीं है तो मेरी बीच में एक भी डायरेक्टेड एज हो सकती है, एक से ज्यादा भी डायरेक्टेड एजेस, एक से ज्यादा इंटरमीडिएट वर्टेक्स हो सकती हैं। आई टू जे डायरेक्ट पाथ है देन इट इज 1, आई टू जे डायरेक्ट पाथ नहीं है तो बीच में एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स भी हो सकती है, एक से ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उस हिसाब से हमें इसकी वर्किंग को ध्यान रखना है। इसी तरह से एक एग्जांपल नीचे गिवन है, ये कुछ ग्राफ गिवन है, उसके हिसाब से मैंने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली, जो जिसकी वैल्यूज है उस हिसाब से मैंने इसको असाइन कर दिया। सो बेसिकली इसकी वर्किंग हम आगे देखते हैं। अब किस तरह से ये काम कर रहा है इसको मुझे देखना है। ऑन kth आइट्रेशन, अब इस चीज को समझेंगे। ऑन kth आइट्रेशन, kth पता है यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है? आई टू के, के टू जे। तो k is playing a role of an intermediate vertex, or k is playing the role of what? A relation B, B relation C. This is B is something like k. So on kth iteration, the algorithm help us to establish if a path connecting two vertices I and J exists using only vertices I to k as intermediate vertex. Agreed? So simply हम क्या करेंगे? R of k of ij में relation of ij जो है उसके अगर kth पे बात करें तो R of k minus 1 of ij रिटर्न होगा यूजिंग वर्टिसेस दिस। मतलब जब कोई भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है तो एज इट इज पुरानी वैल्यू। एग्रीड। और जब इंटरमीडिएट वर्टिसेस नहीं है तो मेरे पास, मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इससे इस तक का पाथ है तो मैं एज इट इज पुरानी वैल्यू यहां पे स्टोर कर रहा हूं। अब दूसरे स्टेटमेंट जो यहां पे ये देख रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है कि भाई आई टू जे मेरा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आई से के जाऊं, के से जे जाऊं, तब मेरा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली वही चीज मतलब है यहां पे, आर आई के देख रहे होंगे और आर के जे देख रहे होंगे। एग्रीड। अब इसे सोचें, ये आई के कोई पेयर है ऑर्डर्ड पेयर और के जे कोई ऑर्डर्ड पेयर है, तो बट ऑब्वियस है ना कि एक आई जे नाम की भी ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए, तभी तो वो ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। एग्रीड है? तो सिंपली इसका मतलब ये है। एग्रीड है? तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं ये तो मेरा एग्जिस्ट करेगा कब? जब उसकी डायरेक्टेड एज है ही। और इसका क्या मतलब है? जब डायरेक्टेड एज नहीं है, वाया किसी और के थ्रू जा रहा हूं। मतलब ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, सी रिलेशन डी, तो ए रिलेशन डी भी तो होगा। इसमें क्या आ गई? 2 इंटरमीडिएट वर्टेक्स। एग्रीड है? तो इसी चीज को अगर आगे देखें, दिस इंप्लाइज द फॉलोइंग रूल्स। Now, rule number 1, in case an element in the ith row and jth column has value 1 in R k minus 1, then it retains the same value. मतलब क्या है? वैल्यू 1 कब होगी? ith रो और jth कॉलम में, जब उससे उस तक की एज होगी। तो एज इट इज R k में मेरी वही वैल्यू पुरानी आ जाएंगी। अदरवाइज इफ एन एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम हैज वैल्यू 0, अब ध्यान देना, जब वैल्यू 1 है तो वो एज इट इज वही वैल्यू रिटेन करेगा। अगर वैल्यू 0 है तो डायरेक्टेड पाथ है ही नहीं।
ठीक है, डायरेक्टेड पाथ नहीं है, वो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करती। 0 इन आर के माइनस 1, तो इट्स वैल्यू चेंजेस टू 1 इन आर के इफ एंड ओनली इफ द एलिमेंट्स इन ith रो एंड kth कॉलम एंड kth रो एंड jth आर बोथ सेट टू 1। एग्रीड है? इसका क्या मतलब है, मैं फिर से बताता हूं कि अगर आर के आई जे में दो तरह से इसे ब्रेक करें कि अगर डायरेक्टेड पाथ है या नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है, दोनों का मतलब ये डायरेक्टेड पाथ है या ऑर्डर्ड पेयर है, तो मेरा ये वाली चीज एज इट इज पुरानी वैल्यू दैट इज 1। और अगर डायरेक्टेड पाथ नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तभी ए का सी से होगा। एग्रीड है? उसके लिए क्या है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। ए बी होगा तो 1 रिटर्न होगा, बी सी होगा तो भी 1 रिटर्न होगा, तभी तो ए सी पे 1 आएगा। एग्रीड है? तो ये मेरा एक फॉर्मूला वॉर्शल्स का जो हम जनरेट कर रहे हैं, इसी चीज की एक एल्गोरिथम देख लेते हैं। सिंपल सी एल्गोरिथम है वॉर्शल्स की, दैट इज मेरे पास कुछ एक वॉर्शल यूज टू कंप्यूट द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। It's take the adjacency matrix A for the relation as an input and the adjacency matrix T of the transitive closure of relation as an output। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या करा है, R of 0 में मैं क्या स्टोर करा रहा हूं। R0 क्या है, बेसिकली जो ग्राफ या एक मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स थी उनके थ्रू उस रिलेशन को मैंने जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करा, वो मेरा ये स्टेप है। अब जो मेरे लूप्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो 3 लूप चल रहे हैं, ये तो एक रो वाला लूप हो गया, ये एक कॉलम हो गया। बट ऑब्वियस है यार, अगर तुमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली तो रो और कॉलम तो पिक्चर में आ ही गए। अब जब ये के वाला लूप है, यही तो मुझे बता रहा भैया आई से के से जे, देन आई से जे, दिस इज द ट्रांजिटिव क्लोजर ना। अब इसको कंप्यूट कैसे कर रहे हैं, आर के आई जे। अब ये देखिए, 2 कंडीशन यहां पे गिवन है। आर के आई जे में या तो ये होगा या फिर ये होगा। ये क्या है, अगर ऑर्डर्ड पेयर है या डायरेक्टेड एज है तो पुरानी वैल्यू, और अगर नहीं है तो ये और ये मिलके 1 होंगे, तभी रिटर्न हो रहा होगा आर के आई जे में। एग्रीड है? इसको कंप्यूट करने में जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, तो वो n क्यूब लग रही होगी, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट लूप्स चल रहे हैं, 3 डिपेंडेंट लूप्स इसमें काम कर रहे हैं। 3 डिपेंडेंट क्या, 3 डिपेंडेंट फॉर लूप आप देख पा रहे होंगे, तो ये n क्यूब लग रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को हम दोनों तरह से समझेंगे, जो वॉर्शल्स एल्गोरिथम है उससे भी, और जो हमारे पास एक कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से हम ट्रांजिटिव क्लोजर सॉल्व करते हैं उससे भी। अब सिंपली मेरे पास क्या है, कोई एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राफ, किसी एक डायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट को कर रखा है हमने रिलेशन को, और हमें अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स उसकी कंप्यूट करनी है। अब ये कोई डायरेक्टेड ग्राफ मुझे गिवन है एक रिलेशन का। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली R0। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो बनाई, एक बार बताएं हमारे पास क्या क्या पेयर्स हैं, A कॉमा B, B कॉमा D, D कॉमा C एंड D कॉमा A। यही मेरे पास सारी पेयर्स हैं। दिस इज माई रिलेशन, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स अवेलेबल इन अ रिलेशन, और इसका डायरेक्टेड ग्राफ मुझे ये गिवन है। अब सिंपल मेरा पहला स्टेप क्या है कि मैं R0 बनाऊंगा। R0 का क्या मतलब, R0 का क्या मतलब है, R0 का मतलब यह है कि कोई अभी इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है, मुझे किसी के थ्रू नहीं जाना है। अभी तो जिसकी डायरेक्टेड एज है तो 1, अगर जिसकी डायरेक्टेड एज नहीं है तो 0। या फिर इसे ऐसे बोलूं डिस्क्रीट की टर्म्स में कि जिस ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है तो 1, एग्जिस्ट करता नहीं है तो 0। अब जैसे मैं देख रहा हूं A कॉमा B, A कॉमा B क्या है, A इज द रो एंड दिस इज द कॉलम। मतलब A यहां है, B यहां है, तो सिंपल 1। B कॉमा D, B से D तक 1, D से C तक, D से C इज 1 एंड D से A इज ऑल्सो 1। तो सिंपली हमने क्या करा, जो मेरे डायरेक्टेड ग्राफ में या रिलेशंस की जो ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे गिवन थी, उनके थ्रू जो ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रही थी या डायरेक्टेड एजेस एग्जिस्ट कर रही थी, R0 में उन पॉसिबल पेयर्स पे 1 रिटर्न कर दिया, बाकी सब पे 0 रिटर्न करा। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप से ये शुरू हो जाएगा कि अब मेरी कौन सी पेयर इंटरमीडिएट बन रही है। जैसा कि हम जान रहे हैं R1 में क्या होगा,
R1 में मेरी A इंटरमीडिएट हो जाएगी। R2 में क्या होगा, A और B दोनों हो सकती हैं, या A एंड B दोनों हो सकती हैं, या A और B भी हो सकता है। R2 में क्या होगा, A, B एंड C तीनों हो सकती हैं, या फिर AB भी हो सकती है, BC भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, जो कि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करा था। अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ाते हुए, इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हुए, अब इसमें हमने क्या करा, अब यहां पे एनालाइज करना है R0। R0 is just the adjacency matrix where once means existence of directed path from any intermediate vertex marked as rows and column used as R1. Agreed? तो सबसे पहले हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया R0 को। अब जब मैं R1 कंप्यूट करूंगा तो R1 कंप्यूट करते समय ध्यान रखना है, R1 कंप्यूट करते समय A मेरी इंटरमीडिएट है। एग्रीड है? R1 कंप्यूट करते समय A मेरी इंटरमीडिएट वर्टेक्स है। अब यही मुझे ध्यान रखना, मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पे कॉमन लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पे मैंने कॉमन लिया। अब इसको मैंने कैसे करा, जब मैं इसको कंप्यूट कर रहा हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैसे देखना है, मैं दोनों तरह से आपको समझाऊंगा इसमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है उसकी तरह अगर चीजों को समझें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जब मुझे ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है R1 में, तो जब ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है तो इसकी पुरानी वैल्यू क्या है, 0। इसका क्या मतलब है, ये ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करती, और इसके इधर और इसके इधर दोनों का एंड होके कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का एंड होके 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इधर 0 है इधर 1 है, तो सिंपली मेरा 0 आ गया। ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज को कंप्यूट करता चलूंगा। मैं दूसरी वैल्यू यहां पे देखता हूं, ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो मैं क्या देखूंगा, इसकी पुरानी वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसी है नहीं, कोई डायरेक्टेड पाथ ऐसा है नहीं। अब इसका IK और इसका KJ क्या है, 0 0, दैट इज इट विल ऑलवेज रिमेन एज 0। इस तरह से मैं उस एल्गोरिथम या फॉर्मूले से ये कंप्यूट करता रहूंगा। लेकिन इसको दूसरे मेथड से अगर समझें, दूसरे मेथड से कैसे, कि मैं यहां पे इसको आपको समझाता हूं। जैसे दूसरे मेथड से समझें तो एक रिलेशन मुझे गिवन है यहां पे, क्या, A, B, नेक्स्ट B, D, ठीक है, और अगर देखें D, A, और नेक्स्ट इज D, C। ये रिलेशन मुझे गिवन है R0 पे। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ली। अब ध्यान क्या देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिसे मैंने कॉमन लिया, क्यों लिया है, क्योंकि मैं R1 में A को इंटरमीडिएट बनाने वाला हूं। A को इंटरमीडिएट बनाना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले ली, क्योंकि A ही मेरी बार बार इंटरमीडिएट की तरह वहां पे काम कर रही होगी। अब देखिए, इसके अंदर जो कॉमन लिया गया पार्ट है वो क्या है, A, B, और नेक्स्ट यहां पे मुझे दिख रहा है D, A। अब मुझे ध्यान रखना है, A, B और D, A से क्या मैं इसे ट्रांजिटिव क्लोजर सोच सकता हूं, A, B और D, A नहीं। लेकिन अगर बात करूं D, A और A, B, तो D, A और A, B विल रिटर्न व्हाट, D, B ना। सो R0 से जब मैं R1 मूव करूंगा तो मुझे D, B पोजीशन पे 1 दिखेगा, जो कि दिस इज हाईलाइटेड 1। एग्रीड हैं? अब जब मैं R1 पे आया, ध्यान देना, जब मैं R1 पे आया मैंने ली सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि B उसमें हर बार इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा होगा। A भी हो सकता है लेकिन B हर बार कर रहा होगा। अब जब ये आया तो मैंने इसकी सारी पेयर्स को लिखा। पेयर्स क्या रही, A, B, देन B, D, देन D, B। अब ध्यान देना, A, B एंड B, D, A, B और B, D हमें क्या देंगे, A, D नाम से, तभी तो ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। तो हमें A, B और B, D से A, D पे हमें 1 मिल गया। अब इस 1 को भी समझें कैसे, ये 1 जब मिला तो कैसे, यहां पे देखें, इस वैल्यू को जब मैं कंप्यूट कर रहा हूं, इस वैल्यू को, तो इसकी पुरानी वैल्यू क्या है, 0। इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, दोनों मिला के क्या है, 1 एंड 1, तो सिंपली मेरा यहां पे 1 रिटर्न हो गया। ऐसे ही जब इसके थ्रू कुछ रिटर्न हुआ तो मैं BD, DB पे आया। BD, DB क्या रिटर्न करेंगे मुझे, BB, BB। तो BB, BB मुझे यहां पे वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मैं B को इंटरमीडिएट लेके चल रहा हूं। एग्रीड? इसको अगर रिवर्स कर दूं, दैट इज DB
बी डी, तो मुझे डी डी पे एक वैल्यू मिल जाएगी, डी डी पे 1, तो डी डी पे मुझे सिंपल 1 मिल रहेगा और डी डी पे ये वहां पे मेरा 1 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब डी डी पे मेरा 1 रिटर्न हो जाने के बाद जब ये मेरा R2 आ गया, इस R2 से मैं फिर R3 पे आया, मैंने क्या करा, इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉपी किया, थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉपी किया, तो मुझे एक ही पेयर मिली, ये वाली, दैट इज DC। तो मैं इसमें कोई भी ट्रांजिटिव क्लोजर की बात नहीं कर सकता था। नेक्स्ट आया, नेक्स्ट जब आया तो मैंने फोर्थ रो फोर्थ कॉलम लिया। अब सिंपल इसमें क्या करना था, मुझे सारी पेयर्स मिल गई, जैसे A, D, जैसे बात करें तो B, D, नेक्स्ट देखें तो D, A, D, B, D, C एंड D, D। अब ये सारी पेयर्स के थ्रू मुझे ये और ये सब ट्रांजिटिव क्लोजर्स मिल जाएंगे। ये मेरी बेसिकली वर्किंग थी वार्शल्स एल्गोरिथम की, जो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली, अगर कोई भी रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होना मतलब x रिलेशन x, सिमेट्रिक होना मतलब x रिलेशन y है तो y रिलेशन x होना जरूरी है, और अगर ट्रांजिटिव है तो x रिलेशन y है, y रिलेशन z है तो x रिलेशन z होना होगा ही होगा। तो सिंपली इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, कि जिस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव भी कहें, सिमेट्रिक भी कहें और ट्रांजिटिव भी कहें, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब इसके दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, मेरे पास कोई एक सेट A गिवन है, E1, E2, E3, E4, उसके हिसाब से मुझे कोई रिलेशन डिफाइंड है। ये मुझे बोला गया प्रूव दैट अ रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस। एग्रीड। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर E1 E1 होना चाहिए, E2 E2, E3 E3, E4 E4, ये सब एग्जिस्ट करते हैं तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एग्रीड। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, A रिलेशन B है तो B रिलेशन A होना चाहिए। मतलब क्या, E1 E3 है तो E3 E1 एग्जिस्ट करता है। एग्रीड। E2 E2 हो गया, E2 E4 है तो E4 E2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है। E3 E3 हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। 2 4 4 2 और 1 3 एंड 3 1 भी मेरा इसमें एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या, ट्रांजिटिव मतलब 1 3 है। अब जैसे मैं यहां पे E1 1 है, 1 3 है, 1 3 को अगर देखूं तो यहां पे E1 3 और E3 1। एग्रीड। E2 4 और E4 2। E1 3 E3 1 विल रिटर्न व्हाट, E1 E3 और E3 E1 क्या रिटर्न करेंगे, E1 E1। ऐसे ही E2 E4 क्या रिटर्न करेंगे, E2 E2। तो ये एक एग्जांपल था जिससे मुझे ये पता चला कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन मेरा, अगर R1 कोई रिलेशन है, R2 कोई रिलेशन है, तो R1 एक इक्विवेलेंस, अगर R1 एंड R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, लेकिन उनका यूनियन इक्विवेलेंस हो भी सकता है या नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। ये A कोई सेट है, ये रिलेशन R1 है कोई इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन R2 है कोई इक्विवेलेंस रिलेशन, दोनों का इंटरसेक्शन करा तो क्या, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट E1 ये आया निकल के, ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्रीड। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन विल ऑलवेज बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन यूनियन जो है वो दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इक्विवेलेंस भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। E1 E1, E2 E2, E3 E3, E1 E2 है तो E2 E1 है, E2 E3 है, E3 E2 है। तो मतलब यहां से मैं देख पा रहा हूं कि यहां मेरे पास ये एक रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। थैंक यू।